और तीसरे सेशन के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मानवेंद्र प्रताप सिंह जी को, जो कि एमएलसी अलीगढ़ बीजेपी से हैं और शिक्षा का व्यवसायीकरण जांच समिति को लीड भी कर रहे हैं। तो मानवेंद्र प्रताप सिंह मंच पर आ जाइए सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे दूसरे मेहमान हैं राजीव शर्मा, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत करिए मंच पे। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी पराग गुप्ता और हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश अमलेंद्र सिंह। बहुत धन्यवाद अपूर्वा आपका। तो जैसा कि आप लगातार हमारा अलीगढ़ मंच देख रहे हैं और इस मंच में हम जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को छूने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनप्रतिनिधियों के जरिए हम जनता की आवाज को उठा पाएं, अलीगढ़ से जुड़े जो आसपास इलाके से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर हम बात कर पाएं, जो समस्याएं जनता को आ रही हैं उन समस्याओं को हम दूर करवा पाएं जनप्रतिनिधियों के जरिए। इस वक्त दो मेहमान मानवेंद्र प्रताप सिंह जी जो एमएलसी अलीगढ़ से हैं हमारे साथ हैं। मानवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस मंच पर। राजीव शर्मा जी महानगर अध्यक्ष हैं बीजेपी अलीगढ़ से। राजीव शर्मा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले राजीव शर्मा जी शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि अलीगढ़ को जनता ने खूब मौका दिया है आप लोगों को अलीगढ़ में, और बीजेपी को भरपूर समर्थन लगातार अलीगढ़ की जनता से मिलता रहा है। तो किस तरह से, चूंकि लगातार सतीश गौतम जी से अभी बात हो रही थी, तीसरी बार के वो सांसद हैं, और विधायकों की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी समर्थन लगातार जनता आप लोगों को दे रही है। अलीगढ़ को आप कहां पर खड़ा हुआ देख रहे हैं? अलीगढ़ के विकास को लेकर, अलीगढ़ के विकास की रफ्तार को लेकर किस तरह से आप काम कर रहे हैं आप लोग अपने संगठन को लेकर भी? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण हम सबके बीच में किसी ना किसी रूप में उपस्थित रहते हैं, कर्मयोगी हैं, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम के लिए ही जानी और पहचानी जाती है। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अलीगढ़ के विकास को लेकर हम सब लोग जानते हैं, जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी 2014, उससे पूर्व देश की और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। आज हमें दिल्ली जाना हो या लखनऊ जाना हो, मैं नहीं समझता, यहाँ बहुत सारे व्यापारी बंधु भी बैठे हुए हैं, कि वो 5 से 10 मिनट भी इस विचार में लगाते हों कि हम दिल्ली जाएं या ना जाएं, आज जाएं या कल जाएं। क्योंकि दिल्ली आना जाना ऐसा हो गया है जैसे कि शहर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हर तरफ अगर आप देखेंगे तो रिंग रोड्स हैं, 4 लेन रोड्स हैं, हाईवे हैं। आज हम शताब्दी से पहले लखनऊ पहुंच जाते हैं बैठक में। हमारी बैठक की सूचना मिलती है कि कल आपको 10:30 बजे बैठक में उपस्थित होना है, और हम सुबह 6 बजे निकलते हैं और 10 बजे वहाँ 10:30 बजे लखनऊ पहुंच जाते हैं। अलीगढ़ में विकास हो रहा है। अलीगढ़, चूँकि अगर हम इस अलीगढ़ मंडल की बात करें तो अलीगढ़ अपने आप में शिक्षा का केंद्र बहुत पहले से भी रहा है। अब माननीय योगी जी के नेतृत्व में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी हमें मिला है, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटियां भी हैं, आवागमन के लिए अच्छी रोडें बनी हैं। निसंदेह हम कह सकते हैं कि आज अलीगढ़ में व्यापार के साथ साथ, क्योंकि व्यापारी को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए, वो सभी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुहैया कराई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अलीगढ़ भी विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जिस तरह से अभी माननीय सांसद जी ने बताया, डिफेंस कॉरिडोर प्रोसेस में है। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की एक बहुत बड़ी समस्या थी, ट्रांसपोर्ट नगर भी यहाँ बनी रहा है। और अभी जिस हम नोएडा और अलीगढ़ की बात करते हैं, बहुत जल्दी एक बाईपास सीधा
राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से होता हुआ सीधा जो है हामिदपुर को टच करेगा, उसके आसपास टच करेगा। तो इस तरह से अलीगढ़ का चहुमुखी विकास हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग है। माननीय योगी जी का विशेष आशीर्वाद अलीगढ़ के लिए है, क्योंकि अलीगढ़ अपनी शिक्षा के लिए और अपने हार्डवेयर के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो अलीगढ़ का विकास उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता में है, हमारे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में। और वो कहते हैं कि सांच को आँच क्या, आप अलीगढ़ आए हैं, आप पहले भी अलीगढ़ आते रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे इतना अच्छे शानदार होटल्स अलीगढ़ में हैं। पहले बहुत कम होटल थे, आज बहुत अच्छे अच्छे होटल्स अलीगढ़ के चारों तरफ हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली रोड पर भी है, आगरा रोड पर भी है, हर जगह अच्छे होते। चलिए आए तो भ्रमण करके ही जाएंगे फिर अमरेंद्र। राजीव जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आपने चारों तरफ रिंग रोड की बात कर ली कि विकास हो रहा है और व्यवसाय यहाँ का बढ़ रहा है, लेकिन अभी हम लोकल चीज़ को देखे हैं तो अलीगढ़ में हमें घुसने के लिए 2 घंटे लगे। तो लोकल जो जाम लग रहा है, इसकी समस्या का निजात आप कैसे करें? देखिए, जो हमारे भारतवर्ष में अधिकतर शहर जो पुराने शहर हैं, वो केवल अलीगढ़ ही नहीं, हर शहर की अपनी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जिनको लिए सरकारों ने बड़े लंबे समय से कोई प्रयास नहीं किए। जो शहर की एंट्री अधिकतर एंक्रोचमेंट के कारण ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ये हमारा रोड यहाँ ये भी 4 लेन हो रहा है, उधर जीटी रोड से आते हैं वो भी 4 लेन है, शासनिक चौराहे से आते हैं वो भी 4 लेन है, अधिकतर रोड 4 लेन्स हैं। लेकिन चूंकि अलीगढ़ एक पुराना शहर है और अभी जो आप आए हैं तो इस समय बारिश का भी मौसम है, दूसरा एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, तो एग्जामिनेशन की वजह से भी जाम का एक कारण हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अलीगढ़ में अब इस तरह की समस्याएं कम हैं। देखिए, आज तो सर संडे था, तो आज तो हम नहीं कोई बहाना सुनेंगे आपका, तो इस पे तो आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर एक लोकल जो भी आप बताए हैं, जल भराव जो है, बारिश का जो आपने किया, इसकी निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या, जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ रहती है। देखिए, पिछले कार्यकाल में अलीगढ़ में मेयर हमारे नहीं थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी विकास कार्य नहीं हो पाए और जल की पानी भरने की, बरसात में पानी भरने की समस्या से अलीगढ़ काफ़ी लंबे समय से रूबरू होता रहा है। इस बार चूँकि हमारे मेयर हैं और हम सभी लोग उस विषय पर काम कर रहे हैं, यथाशीघ्र इस समस्या से भी हम लोगों को निदान मिलेगा। मानवेंद्र जी, आपसे एक सवाल था कि अभी आप इस्लामिक शिक्षा को लेकर के इसका विरोध किए हैं, आपने लगातार शिकायत भी लिखा है यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो ये क्या है, मतलब इसका क्या विरोध चल रहा है सर? इंडिया न्यूज़ के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं जन्माष्टमी की सभी लोगों को बधाई देता हूं। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बधाई देता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत केंद्र शासित, केंद्र द्वारा स्थापित और केंद्र द्वारा प्रशासित संस्था है और यह शेड्यूल 7 में आने वाली संस्था है। BHU, AMU और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये शेड्यूल 7 में आते हैं और AMU आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत ये स्थापित संस्था है। इसलिए यहाँ न तो अल्पसंख्यक आरक्षण हो सकता है और ना ही यहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो हिस्ट्री है BA पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, उन्होंने इस्लाम का इतिहास पढ़ाने का तय किया है। इंडिया न्यूज़ के दर्शक और देश भर के दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर किसी धर्म की शिक्षा को पढ़ाया जाना वर्जित है और इन्होंने वह वर्जित काम करने का काम किया है। मैंने इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से मांग की है जांच की। अगर आपको इस्लाम की शिक्षा पढ़ानी है, अब्बासीद का इस्लाम पढ़ाना है, उमैयाद का इस्लाम पढ़ाना है, इस्लाम की थ्योरी पढ़ानी है, तो आपके यहाँ थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वह धर्म विभाग
धर्म विभाग के अंदर आपका पूरा एक फैकल्टी चलती है, आप इस्लाम का इतिहास उसमें पढ़ाइए। लेकिन आप दूषित कर रहे हैं। यदि आपको इतिहास पढ़ाना है तो भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि इस्लाम का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। और यदि पढ़ाना ही है तो कंपैरेटिव हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स पढ़ाया जाना चाहिए, न कि एक धर्म विशेष का। यह भी मेजर सब्जेक्ट के अंदर ये घोर आपत्तिजनक है और मैं इसकी लगातार भर्त्सना करता रहूंगा। केंद्र सरकार से इसकी जांच की मैंने मांग की है और मैं इसको लगातार उठाता रहूंगा। राजीव जी, विकास की बात तो आपने खूब कही है, लेकिन 2-3 चीजें मैं इसमें बेसिक्स ही ऐड करना चाह रहा हूं, इन पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि जनता इन मुद्दों पर जवाब अक्सर चाहती है। सड़कों में गड्ढे, इसकी वजह से पानी निकासी की समस्या और जाम की समस्या, आवारा पशुओं की वजह से भी हादसे बहुत होते हैं, और तीसरा ये है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी आपको नजर आ रही है, संसाधनों में कमी नजर आ रही है क्या? इस वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, या फिर इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, किसी भी समस्या के जब हम बात करते हैं तो वो उस समस्या में कहीं ना कहीं हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि सरकारी तंत्र से ही हम सभी समस्याओं को सुलझा लें ऐसा संभव नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा अपना कर्तव्य है कि जो सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उनका भी हम पालन करें। कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें तोड़ रहे होते हैं, लाइन में चलने की हमारी आदत नहीं होती, हम रेड लाइट को ओवरटेक करके आगे निकलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उन समस्याओं को जन्म देता है, जिससे कहीं जाम लग रहा है, यातायात की परेशानी आ रही है। तो हम सब लोगों को भी उस दिशा में सोचना होगा, क्योंकि अलीगढ़ हमारा शहर है, ये शहर कैसे सुंदर रहे, कैसे साफ सुथरा रहे, इसकी जिम्मेदारी उस शहर में निवास करने वाले नागरिकों की भी उतनी ही है जितनी कि सरकारी तंत्र की। माननीय मोदी जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, लोगों में जागरूकता आई। आज हम देखते हैं कि लोग गाड़ी से कूड़ा नहीं फेंकते सड़क पर, गाड़ी के अंदर ही कूड़ा रखते हैं। सूखा कूड़ा और गीला कूड़े के लिए भी नगर निगमों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो वह भी अधिकतर अब देखने को मिलता है कि लोग जो नगर निगम के द्वारा जो गाड़ियां होती हैं उसी में कूड़ा डालते हैं। तो इस तरह से लगातार सुधार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चय ही अभी उसमें बहुत गुंजाइश है। जहाँ तक सड़कों की बात है, और जो शहर के अंदर की सड़कें होती हैं वो कई बार जल निकासी की वजह से जल्दी टूट जाती हैं, और ये केवल अलीगढ़ का विषय नहीं है। आप देखेंगे अधिकतर शहरों में या शहर के अंदर तो भी नाली मिल जाएगी आपको, लेकिन शहर से बाहर निकलेंगे तो रोड होगी और नालियाँ नहीं होती। तो इसमें सिस्टम में परिवर्तन की बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हम सड़क को ऊंचा उठा देते हैं, नाली नहीं बनाते। नाले जो बने हुए हैं उनके ऊपर भी हम लोग अपने व्यावसायिक वस्तुओं को लगा देते हैं, नालियों को एंक्रोचमेंट कर देते हैं। तो नागरिकों को भी चाहिए, लेकिन जो इन सबको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी तो प्रशासनिक तंत्र की होगी। और जनता कितना मौका आप लोगों को देगी, ये तो बताइए सर। पराग, सबसे बड़ी चीज है कि सर की सारी विंग बीजेपी की। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, जनता कितना मौका आपको देगी? लगातार सांसद आपके आ रहे हैं, सभी विधानसभाओं में विधायक आपके आ रहे हैं, आपके मेयर हैं, हर तंत्र में तो आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी हर जगह है अलीगढ़ में। तो कितना मौका जनता आपको दे सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए? तो ये तो अपने आप में बेसिक सी चीजें हैं। ये बेसिक नीड अगर जरूरत पूरी नहीं हो पाएंगी लोगों की, तो फिर कैसे यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आगे बढ़ेगा, व्यापार और आगे बढ़ेगा? क्योंकि दिन पर दिन जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी है, तो फिर कैसे चीजों को आप बढ़ा रहे हैं, संसाधनों को बढ़ा रहे हैं, ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं
कि अलीगढ़ में पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है और उस ओर हमारी, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे अन्य विभाग हो, जिन पर ये स्वच्छता की और शहर के अंदर की सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी है, वह अपने कार्य को गति दे रहे हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग, हर समाज की यह अपेक्षा है कि वह बेहतर परिणामों के लिए जानी जाती है, तो उस बेहतर परिणामों को देने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और निश्चय ही जो समस्याएं आपने आज इस चैनल के माध्यम से उठाई हैं, उन समस्याओं पे हमारे विभाग, सभी विभाग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं कुछ कमियां रह गई हों, उन्हें भी हम शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। मानवेंद्र जी, उपचुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव या फिर आपके जो विपक्षी नेता हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार के पास गिनाने के लिए उपलब्धि नहीं है, विकास नहीं है। तो क्या तैयारी आप लोग इस बार इन 10 सीटों को लेकर उपचुनाव की कर रहे हैं? क्योंकि उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के नतीजों को बदल दिया मिलकर। अब इन 10 सीटों पर सबकी नजरें हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। विपक्ष का केवल एक नवाब ब्रांड उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मोइन खान हो, नवाब यादव हो, या ऐसे तमाम एक फहरिस्त है जिन्होंने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने का काम किया है। अभी आप देख रहे हैं कि रेलवे के ऊपर गाटर रखे जा रहे हैं, बोटे रखे जा रहे हैं जिससे रेल का एक्सीडेंट हो। और इन तमाम रेल एक्सीडेंट जो पिछले 2-3 महीने में हुए हैं, मैंने कहा भी था कि ये संयोग है कि ये घटनाएं हो रही हैं या प्रयोग है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन रेल दुर्घटनाओं को कराने का एक प्रयोग चल रहा है कि सरकार को कैसे बदनाम किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव बोलते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास केवल 2 विषय रहते हैं, आरक्षण का और संविधान का। जो झूठ है, जो अफवाह का वातावरण है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 वर्षों में, और जो भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का पहला कार्यकाल था, उस पहले कार्यकाल में 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। यह 5.5 लाख लोगों को जो रोजगार मिला, पारदर्शी तरीके से मिला। कोई एक व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि एक कप चाय भी उसने इसके लिए किसी को पिलाई हो। पिछले 5.5-6 वर्षों के अंतर्गत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर 75 के 75 जिलों को विकास के साथ जोड़ा गया। 35.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वह उत्तर प्रदेश में आया। पूरे विश्व के जो व्यवसायी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के आधार पर यह तय किया कि हम उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय लगाएंगे। यह देखने की स्थिति है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का कंसेप्ट योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। जो डॉक्टर्स की कमी हमको दिखाई देती है, आज वो कमी दिख नहीं रही है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की सरकार की एक अभूतपूर्व सफलता है। मैं जानता हूं 1 कमिश्नरी 1 एयरपोर्ट का सिद्धांत देकर आज पूरे देश के अंदर अगर सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर है। यह योगी आदित्यनाथ की सफलता का एक अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये तो फीता काटने का काम कर रहे हैं, सब कुछ हम बना के गए थे। कई बार 1947 में पंडित नेहरू ने सोचा था कि हम देश के अंदर राम मंदिर का भी निर्माण करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में सारी बाधाएं उन्होंने की और यह निर्माण कराने का और बाधाओं को दूर करने का काम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सोचना और उसको धरती पर उतारना। 1963 की एक परियोजना गुजरात के अंदर चल रही थी जिसका लोकार्पण 1963 में हुआ था।
लेकिन वो है लोकार्पण का पत्थर लगा था, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं हुआ। यह केवल मोदी सरकार थी जिसने 14 के बाद आने के बाद उस पर काम किया और 2 वर्षों में उस पूरी योजनाओं को कार्य रूप करके और लोगों को सिंचाई के लिए जल देने का काम किया। तो सोचना और करना, हम पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाएंगे, न तो उसकी जमीन अधिग्रहित हुई थी, न उसका पैसा अलॉट हुआ था, लेकिन योगी जी ने उसको पैसा अलॉट किया, योगी जी ने चिन्हांकन किया। वो लोग सोचते थे 18 मीटर बनाएंगे, योगी जी ने उसको 26 मीटर बनाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस को तब काम किया। और उसके लिए अगले 2 चरण के लिए वो 6 लेन से 8 लेन हो जाए, इसका भी अधिग्रहण करके उन्होंने छोड़ा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश लिंक एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। हर कमिश्नरी के अंदर एक एयरपोर्ट है, हर कमिश्नरी के अंदर एक विश्वविद्यालय है, और देश के 70 वर्षों के इतिहास में पूरे देश के अंदर केवल 2 एम्स थे, आज 22 एम्स काम कर रहे हैं। या नरेंद्र मोदी जी के कारण इसी काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। और केवल यही नहीं, आज पूरी दुनिया के, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के सारे जो समाचार पत्र हैं, आज उनकी हेडलाइन मोदी का यूक्रेन दौरा है। और उस यूक्रेन दौरे के अंदर कैसे मोदी जी ने यूक्रेन के साथ और रूस के साथ समन्वय बिठाकर पूरा विश्व कह रहा है यदि शांति की कोई पहल कर सकता है तो वह नरेंद्र मोदी हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, और वही भारत के प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने में सक्षम है, और उस राह पर वो चल पड़े हैं। मानवेंद्र जी, विकास की बात कर लिए, सुविधाओं की बात कर लिए, सब कुछ आप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उपचुनाव की सीटों की जब भी होती है, बात होती है, या इसके पहले जो इलेक्शन हुआ है उसमें अपनी चीज़ों को आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं जनता तक, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास हैं, कहीं न कहीं विपक्ष इस पर हमला कर देता है। दूसरी चीज़, यहीं बगल में रामपुर में एक गांव ऐसा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 25 घर मिलते हैं मुस्लिम परिवार को, लेकिन वहाँ वोट एक भी नहीं मिलता। क्या अपने विकास को आप लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जन जन जो पहुँचना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मोदी जी लगातार उसको विश्वास को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक समुदाय विशेष है, वह समुदाय विशेष जिसकी संकल्पना और जिसकी आस्था वो देश के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ है। इसलिए उनका हम कितना भी विकास करने की कोशिश करें, वह उस संकल्पना से बाहर नहीं निकलते। और जिस प्रकार से आपने कहा, अरे मोदी जी की सरकार कमजोर हो गई। 2014 में हम लोग लड़े थे तो एनडीए से लड़े थे, हम 1996 में लड़े तो एनडीए से लड़े, हम 98 में लड़े तो एनडीए में लड़े, 99 का चुनाव हुआ एनडीए सरकार बनी, 2014 में सरकार बनी एनडीए की सरकार थी, 2019 में सरकार बनी एनडीए की सरकार थी, और 2024 में सरकार बनी है तो वो भी एनडीए की सरकार है। कौन वो लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं? 272 का आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, विपक्ष के पास आज केवल सब मिलाकर 233 हैं और एनडीए के पास 293 हैं। यह अपने आप में तय करता है कि एनडीए की सरकार बनी है। यह झूठ और अफवाह से देश चलने वाला नहीं है। कई बार एक स्थान पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक स्थान पर एक विद्यालय के अंदर एक प्रधानाचार्य ने एक विद्यार्थी को बुलाया, आपके 89% मार्क्स आए, पूरे कॉलेज को आपने टॉप किया है, आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। लेकिन 3-4 वहां से लड़के निकल कर आए, बोले जी ये तो आप गलत कर रहे हो। बोले क्यों गलत कर रहे हैं? बोले मेरे 25% हैं, इसके 28% हैं, इसके 29% हैं, और हमारे 91% तीनों के मिलकर बन रहे हैं, और इसलिए हम लोगों की सरकार बननी चाहिए। जो लोग आंकड़ा 33% तक नहीं पहुंचा पाए, आंकड़ा हमारा जो तय था, यह तो फेल की श्रेणी में खड़े हुए छात्र हैं। आप देखिए अखिलेश यादव को कितनी सीट मिली है? 37 सीट मिली है। कांग्रेस को कितनी सीट मिली है? 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, केवल 99 सीट मिली है, और 272, हमको 272 सीट चाहिए थी, और उनकी सीट है केवल
99, उनके गठबंधन की सीटें केवल 233 और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन को 293 सीटों के साथ एनडीए को बहुमत मिला है, जो केवल 272 का आंकड़ा था, उस 272 के आंकड़े को पार करते हुए एनडीए ने सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है। और मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, इंडिया न्यूज के मंच से कहता हूं कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो क्या इस बार 400 पार से ज्यादा कुछ हो जाएगा? इस बार 400 पार से ज्यादा लक्ष्य होगा? देखिए, 272 पर सरकार बनती है, हमारा आंकड़ा वहां तय होता है। निश्चित रूप से 400 को भी हम लोग पार करेंगे और 400 से ज्यादा सीटें भी लाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 5 सीटें हैं, 5 सीटें विपक्ष के हिस्से में थी, जिन पर उपचुनाव होने वाला है। हम लोग अपने आंकड़े को पार करेंगे। हम लोगों की कोशिश है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, कि हम 10 सीटों पर उपचुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। परिणाम आपको कुछ दिन में देखने को मिल चलिए, जाएगा। उपचुनाव परिणाम तो आएगा, लेकिन मैं वही कह रहा था जो आप अभी बता रहे थे अमरिंदर के सवाल पर। विपक्ष ये कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम जीत गए हैं। विपक्ष ये भी नहीं कह रहा है कि हम जीत गए हैं और हम सरकार बनाने के आंकड़े पर आ गए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि हमने बीजेपी को हरा दिया है, क्योंकि सीटें कम हो गई। उनके लिए यही बड़ी उपलब्धि है सर। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम हो गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी लकीर खींचने का काम करती है, सेलेक्टिव कार्रवाई करती है। विपक्ष ये कह रहा है, और इसी सेलेक्टिव कार्रवाई को देखते हुए जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया है। आपने जो सेलेक्टिव कार्रवाई की, एक लकीर खींचने का काम किया, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। सीधे ये कह रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये आप भी अफवाहों के शिकार हो रहे हैं कि एनडीए को नकार दिया। अरे एनडीए की कमाई है, अफवाह थोड़ी ना है सर। ये तो और विपक्ष अगर कोई बयान दे रहा है तो वो अफवाह नहीं है। ये अभी 2014 में एनडीए की सरकार थी, 2019 में एनडीए की सरकार है, 2024 में एनडीए की सरकार है। मैं कहता हूं 2029 में एनडीए की सरकार होगी और 2047 में जब भारत विकसित देश राष्ट्र के रूप में पूरे देश में, विश्व में स्थापित होगा, तो भी एनडीए की सरकार होगी। चुनाव होता है, लोकतंत्र है, सीटें प्लस माइनस होती हैं, उसका मतलब कोई हार जीत नहीं होता। हारना 272 से नीचे है और जीतना 272 से ऊपर होता है। यह आपको भी स्वीकार करना चाहिए, विपक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए। इन झूठी अफवाहों का शिकार नहीं होना चाहिए। बात अफवाहों की मानवेंद्र जी नहीं है। बात यह है, या तो अपनी चीज को आप पहुंचा नहीं पाए, विपक्ष आप पर हावी कैसे हो गया, इस चीजों को आप क्यों नहीं लोग जस्टिफाई आप लोग कर पाए? क्योंकि सीटें तो आपकी भी कम हुई हैं, इसको आप स्वीकारने से नहीं वो कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। सीटें जो कम हुई, उनकी कमियों पे जो आप आगे रिसर्च कर रहे हो, उसका क्या रोल होगा? और क्योंकि आपने नारा भी दिया था 400 पार का, इसीलिए तो विपक्ष आपके ऊपर हावी हो रहा है कि 400 पार कहते थे आप। देखो, निश्चित रूप से 400 पार का नारा था, हम लोगों की कोशिश थी, लेकिन जिस प्रकार से कहा, कुछ लोगों ने धोखा दिया। उन धोखा देने वाले जो लोगों ने, जिनके लिए समुदाय विशेष के लिए भी पूरे इस नाते से कि उनका भी विकास होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने विकास के ज्यादा महत्वपूर्ण अपने धर्म का और पाकिस्तान का जो विकास करने की सोची है, पाकिस्तान के साथ संबद्धता दिखाने की कोशिश की है, उनकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के कारण से वह विकास को अवरुद्ध जो करना चाहते थे, उनके कारण से कुछ सीटें कम हुई होंगी, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे और अच्छे प्रकार से कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से हम भारत को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। आज अगर बांग्लादेश में घटना होती है तो कोई विपक्ष का व्यक्ति बोलता नहीं है। आज यदि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, तो ना विपक्ष बोलता है ना कोई और बोलता है। और नवाब ब्रांड पर ट्वीट नहीं आता, प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह नारा देने वाली आज हमारी बहन जो मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर थी, उसके खिलाफ, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसकी हत्या हुई है, उस हत्या पर एक शब्द प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया। यह दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक नहीं है, यह गलत है। ये आपने कैसे कह दिया ठीक है? नहीं कह रहा हूं, नहीं, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को और साथ में राहुल गांधी को उस पर बोलना चाहिए। क्या राहुल गांधी एक बार भी कलकत्ता जाकर उस बहन के यहां पर शोक प्रकट करने के लिए गए?
क्या कांग्रेस ने उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला? यही है नवाब ब्रांड और कांग्रेस ब्रांड। इसलिए नवाब और कांग्रेस के ब्रांड से इस देश को दूर रखने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर यह तय है मोदी योगी जी के नेतृत्व में, यदि कोई यमराज खड़े हैं हमारे पास, जो ऐसे जो दुस्साहसी लोग होते हैं, जो कानून व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, जो मां बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, योगी जी ने कहा है अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहा है और उसको उसके सही ठिकाने पर पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस करती है। राजीव जी, यही आपका विपक्ष कहता है कि सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, आप चुन चुन कर कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर वहीं पर चलता है जहां पर आपको चलवाना होता है। अब चुनाव भी नजदीक है, उपचुनाव, तो कैसे, चूंकि आप कह रहे हैं कि अफवाह है और विपक्ष कह रहा है कि यही देखकर बीजेपी ने आपको वोट कम दिया, तो इस अफवाह को कैसे आप जनता से दूर कर पाएंगे? देखिए, मैं आपके इस जवाब का उत्तर दूं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो अभी आप कह रहे थे कि विपक्ष इस बात को लेकर खुश है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम किया है। बेसिकली विपक्ष भारत में है ही नहीं। जिस विपक्ष की हम बात कर रहे हैं वो विदेशी टूल्स किट हैं, जो विदेश की फंडिंग पर, विदेश के एनजीओ के माध्यम से भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जो देश के अंदर भी हैं और देश के बाहर भी हैं, उन्हें खुश करने के लिए ये बता रहे हैं, अपना नाच कर रहे हैं कि देखो हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन हाँ हमने बीजेपी की सीट कम कर दी। तो वो बीजेपी की सीट कम होने को अपनी जीत बता रहे हैं, जबकि उन्होंने जो उनके लिए जो फंडिंग विदेशों से की गई वो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को कम करने के लिए फंडिंग की गई, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कम की गई। क्योंकि विश्व के सभी लोग ये देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और विश्व के तमाम देश लगातार भारत की ओर इस दृष्टि से देख रहे हैं कि भारत ही आने वाली अगली सदी में विश्व का नेतृत्व करेगा। तो भारत ने सरकार बनाई और सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ बनाई, जैसा कि अभी मानवेंद्र जी ने कहा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं हुई। हाँ, उन लोगों के लिए कुछ देर के लिए जरूर लगा कि वो अपने एजेंडे में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की भ्रामकता फैलाई जिसकी वजह से भारत अपने आप में इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी विविध संस्कृति है, इतने राज्य हैं कि वहाँ के अपने बहुत सारे पर्सनल इश्यूज होते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत होगी। इस भ्रामकता को आप कैसे तोड़ पाए, इसकी काट आप क्या निकाल पाए हैं, ये नतीजे बताएंगे? देखिए, चूंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, मानवेंद्र जी से बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। यूपी के उच्च सदन में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अलीगढ़ के लिए क्या कुछ एक खास ऐसा मुद्दा जो आपने कोशिश की हो या आने वाले भविष्य में आप करें? उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है, जैसे राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय यहां बना है, एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शुरू हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर आज अलीगढ़ की शान बन रहा है, अलीगढ़ का ताला उद्योग डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ ताला उद्योग जो ताला नगरी में चलता है वह विकास के काम में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को अलीगढ़ के अंदर हमने रिंग रोड दिया है, नया रिंग रोड और सैंक्शन किया है। उत्तर प्रदेश को पलवल और दिल्ली से जोड़ने के लिए एक नया ग्रीन बाईपास बन रहा है। अलीगढ़ से आगरा और मुरादाबाद को जोड़ने के लिए एक नया ग्रीन हाईवे बन रहा है। ये सारे विकास के मॉडल हैं। आज अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के नाते से हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में बहुत तेजी से शहर को स्मार्ट बनाने का काम हो रहा है। कहीं पर आपको यह अतिक्रमण दिखाई नहीं देगा, जाम की स्थिति नहीं दिखाई देगी। आज जल भराव से अलीगढ़ को मुक्ति मिलने का काम हुआ है। तो ये जो काम हुए हैं आज मेयर साहब के नेतृत्व में, यह देखने लायक काम है और अलीगढ़ लगातार इसी ओर प्रगति करता जाए। लेकिन हम उम्मीद करेंगे जिस विकास का दावा यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं उस विकास को रफ्तार मिले और ज्यादा गति मिले। इंडिया न्यूज का अलीगढ़ मंच लगातार जारी है। राजनीतिक जगत के, व्यापार क्षेत्र के, चाहे